क्या सच में पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र छीन लिया गया है, या फिर हमें आधी सच्चाई दिखाकर पूरी कहानी सुनाई जा रही है? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव बहुत तेजी से फैलाया गया है कि पश्चिम बंगाल में लाखों लोगों के वोट जानबूझकर काट दिए गए, कि एक सॉफ्टवेयर ने रातों रात करोड़ों लोगों को संदिग्ध बना दिया और यह सब लोकतंत्र खत्म करने की साजिश है। लेकिन सवाल ये है, क्या यह पूरी तरह सच है, या फिर यह एक राजनीतिक नैरेटिव है जिसमें कुछ सही आंकड़ों के साथ बहुत सारी धारणाएं जोड़ दी गई हैं? आइए इस पूरे मामले को तथ्यों के साथ समझते हैं। सबसे पहले, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कोई नई चीज नहीं है। यह भारत के चुनावी सिस्टम का हिस्सा दशकों से रहा है। इलेक्शन कमीशन के पास यह संवैधानिक अधिकार है कि वह वोटर लिस्ट की विशेष समीक्षा करे ताकि डुप्लीकेट नाम हटाए जा सकें, मृत मतदाताओं के नाम हटें और जो लोग अब उस क्षेत्र में नहीं रहते उनके रिकॉर्ड अपडेट किए जा सकें। इसलिए यह कहना कि SIR अपने आप में लोकतंत्र विरोधी है तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। अब दूसरा बड़ा दावा कि लाखों नाम हटाए गए, यहाँ हमें सावधानी से समझना होगा। हाँ, रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि बड़ी संख्या में नाम हटे हैं और लाखों लोग स्क्रूटिनी में आए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन सभी लोगों का वोट स्थायी रूप से चोरी हो गया, क्योंकि इस प्रक्रिया में अपील्स, ट्राइब्यूनल्स, करेक्शंस और जुडिशियल रिव्यू भी शामिल है। यानी फाइनल डिलीशन और प्रोविजनल स्क्रूटिनी दो अलग बातें हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर इन दोनों को मिलाकर ऐसा दिखाया जाता है जैसे हर फ्लैग्ड नाम ऑटोमेटिकली वोट थेफ्ट है, जबकि यह सही नहीं है। तीसरा दावा कि एक अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर ने तय किया कि कौन भारतीय है और कौन नहीं। यह दावा बहुत भावनात्मक तरीके से बोला गया है, लेकिन हमें इसे तकनीकी दृष्टि से देखना होगा। सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल डेटा मैचिंग, डुप्लीकेशन डिटेक्शन और रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के लिए होना आज के समय में सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। सवाल एक्यूरेसी और ओवरसाइट का है, न कि सॉफ्टवेयर के अस्तित्व का। अगर सॉफ्टवेयर में ग्लिच आया तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन यह कहना कि मशीन डिसाइडेड सिटीजनशिप, यह एक राजनीतिक ओवरस्टेटमेंट है, क्योंकि नागरिकता तय करना और वोटर रोल एलिजिबिलिटी वेरीफाई करना दोनों अलग चीजें हैं। यह डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। चौथा बड़ा दावा कि ये पूरी एक्सरसाइज केवल एक समुदाय को टारगेट करने के लिए की गई। ये सबसे गंभीर आरोप है और ऐसे आरोप बिना कोर्ट फाइंडिंग्स के फैक्ट के रूप में नहीं कहे जाने चाहिए। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में यह जरूर कहा गया कि कुछ जिलों में डिस्प्रोपोर्शनेट एक्सक्लूजन्स दिखे, लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेट आउटकम और डिलिबरेट टारगेटिंग दोनों एक ही बात नहीं है। इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। जब तक आधिकारिक जांच किसी मालाफाइडी इंटेंट को स्थापित न करे, तब तक इसे फैक्ट की तरह पेश करना जिम्मेदार पत्रकारिता नहीं है। पांचवां दावा कि व्हाट्सएप ऑर्डर्स के जरिए वोटिंग राइट्स तय हुए। अगर स्थानीय स्तर पर कम्युनिकेशन इरेगुलरिटीज हुई हैं, तो यह एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स हो सकता है, लेकिन जब तक वेरीफाइड एविडेंस न हो, तब तक इसे पूरे इलेक्शन कमीशन की साजिश बताना जल्दबाजी है। सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की सुनवाई कर रहा है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। अगर सिस्टम में गलती है तो उसे चैलेंज करने का मैकेनिज्म मौजूद है। अब सबसे जरूरी बात, क्या जेन्युइन वोटर्स प्रभावित हुए हैं? संभव है और यह बेहद गंभीर है, लेकिन इसका समाधान पॉलिटिकल आउटरीच नहीं, बल्कि लीगल रेमेडी, वोटर वेरिफिकेशन और अपील फाइलिंग है। यह भी तथ्य है कि कई अपील स्वीकार हुई हैं और कुछ नाम रिस्टोर भी किए गए हैं। यह प्रोसेस पूरी तरह बंद दरवाजे के पीछे नहीं चल रही। मेरी सबसे बड़ी आपत्ति उस ओरिजिनल स्क्रिप्ट से ये है कि उसमें वेरीफाइड फैक्ट्स और पॉलिटिकल कंक्लूजन्स को मिला दिया गया है। उदाहरण के लिए, अगर 27 लाख नाम हटे, यह एक रिपोर्टेबल फैक्ट है, लेकिन लोकतंत्र छीन लिया गया, यह ओपिनियन है। अगर सॉफ्टवेयर ग्लिच हुआ, यह फैक्चुअल इशू है, लेकिन एल्गोरिदम नागरिकता तय कर रहा है, यह रिटोरिकल एम्प्लीफिकेशन है। दोस्तों, लोकतंत्र की रक्षा फैक्ट से होती है, फियर से नहीं। फर्क समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो तुरंत ECI पोर्टल पर जाकर चेक करें, अपील करें और दूसरों को भी जागरूक करें। लेकिन हर एडमिनिस्ट्रेटिव रिवीजन को इलेक्शन फ्रॉड कहना भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, क्योंकि तब इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा खत्म हो जाता है। सवाल पूछिए, अकाउंटेबिलिटी मांगिए, लेकिन फैक्ट्स और पॉलिटिकल नैरेटिव के बीच फर्क जरूर रखिए।